हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको राजस्थान इंडिया ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहे हैं, जो रीट आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्ज़ामों में आती है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपको पहले काफ़ी टॉपिक करवा चुके हैं, जैसे भारत की स्थिति विस्तार और भारत की जलवायु, भौगोलिक प्रदेश, मृदा जैसे टॉपिक हम करवा चुके हैं। पूरी डिटेल भी बताइए उनकी, बुक में से पढ़ाया है आपको, एनसीईआरटी बुक में से, और उनके कुछ मोस्ट क्वेश्चन भी बताए हैं जो पहले एग्ज़ामों में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अपना अगला टॉपिक कृषि लेकर आए हैं आपके लिए। हम आज आपको कृषि के बारे में बताएंगे कि भारत में कौन कौन सी कृषि की जाती है, किस किस प्रकार की कृषि की जाती है और क्या क्या नाम हैं उनके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कृषि। ये क्लास 8th की चैप्टर 4 है कृषि। चलो स्टार्ट करते हैं। गुरमीत, मधु और टीना एक गांव में से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने क्या किया है, अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी किस्म पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो ये तीनों बच्चे हैं, वो गुजर रहे थे। वहाँ पे उनको एक किसान मिलता है खेत में जुताई करते हुए। तो वो किसान उनसे कहता है कि वो गेहूं की क्या करेगा, बुवाई करेगा, और बुवाई करने से पहले उसने मृदा में क्या डाल दिया है, खाद डाल दिया, जिससे क्या हो, उससे फसल क्या होती है, अच्छी होती है खाद डालने से। और वो क्या, फिर क्या, वो जो फसल उगेगी, जो गेहूँ उत्पन्न होंगे, वो क्या होगा, अच्छे उत्पन्न होंगे, अच्छी खाद डलेगी तो अच्छे किस्म के गेहूँ उत्पन्न होंगे, वो उन्हें बिकेगा, अच्छे दाम मिलेंगे उसके। और उस गेहूँ से क्या क्या होगा, आटे आटे में परिवर्तित किया जाएगा, उसको चक्की में पीसा जाएगा, उससे क्या डबल रोटी और बिस्किट जैसी सामग्री क्या बनाई जाएगी। आगे चलते हैं कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया हैं। कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं, 3 प्रकार की, कौन कौन सी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। तो देखते हैं प्राथमिक में कौन सी आती है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। किस क्या शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध किससे होता है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे कृषि, प्राथमिक उत्पादन क्या आता है, कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं, जो किसमें आते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। द्वितीय क्रिया आती है। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इसमें क्या क्या आता है, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। और तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। देखो फ्रेंड्स, देखा जाए तो प्राथमिक क्रिया में क्या आएगा, कच्चा माल हो गया, क्या कृषि, मत्स्य संग्रहण, ये क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। द्वितीय उत्पादन में क्या हो गया, ये डबल निर्माण किया गया किसी चीज़ का, डबल रोटी बनाई गई, कपड़ा बुने गए रेशम से, ये सब क्या होता है, कच्चे माल से पक्का माल बनाया गया। और तृतीय क्रियाओं में इनका विनिमय किया जाता है, यातायात से, व्यापार से, बैंकिंग द्वारा इनको आदान प्रदान किया जाता है। अब आता है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इससे पहले हम ये ब्रैकेट वाला देख लेते हैं। शब्द उत्पत्ति है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर है, और जिसका अर्थ क्या होता है, कृषि करने से हुई है।
कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितनी जनसंख्या? 2/3 जनसंख्या कहाँ पर है? किस चीज़ में संलग्न है? कृषि पर संलग्न है। क्वेश्चन आता है ये वाला कि भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर संलग्न है? तो कितनी प्रतिशत है? 2/3 जनसंख्या हमारे किस पर है? कृषि पर संलग्न है। अनुकूलन स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? कृषिगत भूमि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कृषिगत भूमि कहलाती हैं। चित्र 4.1 आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसलें उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये विश्व का मैप दिया गया है, इसमें कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। तो देखो ये क्या है? कृषिगत भूमि जो हरा भाग है, तो ये इसमें देखो ये भाग आता है, ये आता है, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला भी आता है, थोड़े थोड़े ये हिस्से भी आते हैं, थोड़ा सा ये हिस्सा आता है। तो जो ग्रीन 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 जो हिस्सा है वो सब क्या आता है? वो सब कृषिगत भूमि के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं कि क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर, पहले तो इधर का देखते हैं। देखो ये एग्री, सैरी, पीसी, बीटी, हर्टी, इसमें प्लस कर देंगे कल्चर तो क्या बनेगा? एग्रीकल्चर, सैरीकल्चर, पीसी कल्चर, बीटी कल्चर और हार्टी कल्चर। तो इनका मतलब क्या होता है ये देखते हैं अब। एग्रीकल्चर मतलब कृषि की मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर में क्या आती है? कृषि आती है कि मृदाओं की मिट्टी की जुताई करना, फसलों को उगाना, या पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या आती है? एग्रीकल्चर के अंदर कृषि आती है। ठीक है। अब आता है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। तो रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तो सेरीकल्चर में क्या आता है? रेशम उत्पादन आता है। हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या हो गया? कृषि हो गई। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन हो गया। रेशम के कीट जो होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन में आता है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में क्या करना? मत्स्य पालन करना। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि में मतलब अंगूरों की खेती की जाती है। और हार्टिकल्चर उद्यान कृषि में जो वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एग्रीकल्चर में क्या उगाया जाता है, किसके लिए है, सेरीकल्चर किसके लिए होती है, किसके उत्पादन की होती है, पीसी कल्चर किसके उत्पादन के लिए होती है, विटीकल्चर हॉर्टिकल्चर भी किसके उत्पादन के लिए होती है। तो एग्रीकल्चर तो कृषि के लिए होती है, सेरीकल्चर रेशम के लिए होती है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन के लिए होती है, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि मतलब अंगूरों की खेती के लिए की जाती है, और हॉर्टिकल्चर जो होती है उद्यान कृषि मतलब कि सब्जियों, फूलों, फलों को आदि को उगाने के लिए की जाती है। आगे आता है कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ क्या होती हैं? सक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। ये देखो फ्रेंड दो चित्र और दिए गए हैं इसमें डायग्राम। एक तो है कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति। ये देखो ये किसान है, ये दे रहा है, ये तो दवाई वगैरह दे रहा है। देखो ये जुताई कर रहा है, बुवाई और छिड़काव कर रहा है। ये मशीनरी हो गई। इसका निवेश किसका निवेश किया जाता है? मशीनों का किया जाता है, बीज का किया जाता है और रसायन का किया जाता है। और इससे क्या मिलता है? हमें फसल मिलती है। ऐसे ही है कि भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। मानवीय निवेश तो ये हल जोत रहा है, भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन हो गया। और भौतिक निवेश क्या होता है इसमें? सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल। जिस हिसाब की खेती है उस हिसाब से क्या दिया जाएगा? उसके ढाल दी जाएगी। अब आता है कृषि के प्रकार।
पहले ये देख लेते हैं रोचक तथ्य कि जैविक कृषि इस प्रकार जैविक कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतर नहीं किया जाता है। कि जैविक कृषि में कृषि के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक जो नाशी जो दवाइयाँ जो आती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भी आनुवंशिक रूपांतर नहीं किया जाता है। कृषि के प्रकार आता है कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। भौतिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और कौन सी, वाणिज्य कृषि। कितने प्रकार की होगी कृषि, दो प्रकार की होगी, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। पहला आता है निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें आता है पहला गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम में खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा आदि खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल इसकी प्रमुख खेती होती है। जो गहन निर्वाह कृषि होती है वो जो एक छोटा भूखंड होता है उसमें जो किसान होता है वो अपने औजारों से खेती करता है और अधिक श्रम करना पड़ता है। और अधिक धूप वाले दिनों में भी और जलवायु की उर्वरकता के मतलब जलवायु के हिसाब से धूप कैसी है उसके हिसाब से उसी प्रकार की खेती की जाती है। तो एक वर्ष में क्या अधिक फसलें उगाई जा सकती है। जैसे चावल इसकी क्या प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ पर प्रचलित है। आपके निर्वाह कृषि जो है कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि दूसरा आता है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। कौन कौन से, स्थानांतरित कृषि शामिल है और चलवासी पशुचारण भी शामिल है। स्थानांतरित कृषि आता है इसमें आदिम कृषि में कि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। स्थानांतरित कहाँ पर है। अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावत जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानीय कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये स्थानीय कृषि क्या होती है। स्थानांतरण मतलब यही हो गया, इस स्थान से दूसरे स्थान पे की जाए तो मतलब वृक्षों को जलाकर और काट कर साफ किया जाता है, फिर राख को मृदा में मिलाया जाता है और वहाँ पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है और वहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और नए भूखंड में चले जाते हैं। तो स्थानीय कृषि को क्या क्या कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। देखें, क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। कौन कौन से नामों से जानी जाती है। झूमिंग कहाँ पे कहते हैं इसको, उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहता है, झूमिंग कहते हैं। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है। ये क्वेश्चन उसमें एग्जामों में पूछे जाते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, मैक्सिको में क्या कहा जाता है, ब्राज़ील में और मलेशिया में क्या कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलवासी पशुचारण,
सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है चलवासी कृषि। इस प्रकार की कृषि में पशु चारण अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों तथा उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो चलवासी पशु कौन कौन से होते हैं जो देखे होंगे आपने कि बहुत, जिनके पास कोई तो बहुत सारी गाय पालता है, कोई भेड़ पालता है, मतलब बहुत सारे होते हैं और वो एक स्थान पे नहीं रुकते हैं, वो चलते रहते हैं। उनको पशुओं के साथ अपने साथ चारा और पानी की व्यवस्था लेके एक स्थान से दूसरे स्थान के मार्गों में क्या करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। और ये भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां पालते हैं, है ना। और इनके परिवारों की क्या दूध, मांस, ऊन और खाद्य आदि उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। देखो ये रहे फोटो, देखो आप इसका इमेज कि चलवासी पशुओं में ऊँटों के साथ ही ऊँट हैं। अगला आता है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में कृषि उत्पादन और पशुपालन बाजार में क्रय विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के लिए किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। कौन कौन सी कृषि शामिल है? मिश्रित कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। तो देखते हैं वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्यों में उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड और वर्धन काल में बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे उगाई जाती है? ये उगाई जाती है उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घाट के मैदानों में उगाई जाती है ये। और ये इसका जो क्षेत्र होता है वो सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त मतलब विरल आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। और ये केवल एक वर्ष में एक ही खेती उगाई जाती, एक ही फसल उगाई जा सकती है। देखो ये गन्ने की फसल, ये एक वर्ष में एक ही बार उगाई जा सकती है, इसका उदाहरण है। अब आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह है यूरोप, पूर्वी राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। किस किस के लिए होती है इसका उपयोग? भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आए कि मिश्रित खेती के अंतर्गत कौन क्या क्या आता है, तो इसका ऑप्शन होंगे पशुधन प्लस खेती, दोनों ही क्या होंगे? ऑप्शन होंगे। इसमें खेती भी की जाती है और पशुधन भी किया जाता है। अगला आता है रोपण कृषि। वाणिज्य कृषि का एक रोपण कृषि जो है ये वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसरण खेत पर ही या निकट के कारखाने में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि में मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेशिया में क्या है? सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन किया जाता है, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है? चाय। ये किसकी फसलें हैं? ये रोपण कृषि की फसलें हैं। देखें केले का रोपण कृषि, ये केला है, केले की रोपण कृषि की जाती है। अब आती है मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा इसकी मुख्य फसलें हैं। जूट, कपास रेशेदार फसलें हैं। जूट और कपास कैसी फसलें हैं? रेशेदार हैं। और चाय और कहवा मुख्यतः पेय फसलें हैं। जूट और कपास तो कैसी हैं? रेशेदार फसलें। और चाय और कहवा कैसी हैं? पेय फसलें हैं।
कुछ फसलों के नाम आते हैं, जैसे चावल। यह विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का इसका प्रमुख आहार होता है। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यह फसल उगाई जाती है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। क्या होता है? उच्च तापमान हो, आर्द्रता कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, और वर्षा की भी क्या होनी चाहिए? आवश्यकता होनी चाहिए। यह फसल छीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। तो मतलब इस खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चीन सबसे पहले नंबर पर है चावल के लिए। उसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। भारत दूसरे नंबर पर आता है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अगला आता है गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल, ये देखो चावल की कशी, ये देखो ये चावल कशी है, ये काट रहे हैं लोग बाग। ये नीचे गेहूँ का संचय कर्तन, मतलब कि फसल की कटाई मशीनों से की जा रही है। गेहूँ के वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और संचय कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं के वर्धन काल मतलब बढ़ते समय मध्यम तापमान, ज़्यादा ना वर्षा हो, ना धूप हो, ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा सर्दी हो, मध्यम तापमान की और वर्षा की, मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। और संचय कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास, तेज धूप की आवश्यकता होती है क्योंकि जिससे फसल क्या हो जाए? अच्छी तरह पक जाए। इसका विकास अपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठंडों के टाइम पर ही तो उगाया जाता है भारत में। अक्टूबर नवंबर में दिवाली के आसपास उगाया जाता है। दिवाली पे एक फसल कट जाती है, फिर उसके बाद उगाया जाता है नवंबर में। ये आती है आपकी बाजरे की कशी, मतलब मिलेट मतलब बाजरा ही होता है, मोटा अनाज। यह मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में इसकी क्या उगाई जाती है। यह ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी की जो फसल होती है वो कहाँ पे उगाई जाती है? भारत में उगाई जाती है। नाइजीरिया, चीन और नाइजर में इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अगला आता है मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअप्रवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। इसमें आता है, क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। किसके नाम से जाना जाता है? कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में इसकी क्या पाई जाती है? रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन, मतलब कि पाला पड़ना चाहिए, और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादन है और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग किससे बनते हैं? कपास से बनते हैं। तो उसके लिए क्या एक अच्छा सर्वोत्तम अच्छा कच्चा माल है पटसन। इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है ये काफ़ी बार, सुनहरा रेशा को और क्या किसके नाम से जाना जाता है? तो पटसन को नाम जाना जाता है। या पटसन को और किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के क्या है? अग्रणी उत्पादन है। कॉफ़ी आती है, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कौन सी मृदा की? दोमट मृदा की। यह फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। यह मतलब कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा पर्वतीय ढालों पर ही उगाई जाती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादन है। यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आता है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन, अग्रणी उत्पादन कौन सा है? ब्राज़ील है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। ये है कुछ रोचक तथ्य है कि कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की। कॉफ़ी के खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी
उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिसे उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो उसने किसकी खोज की? कॉफ़ी की खोज की। अगला आता है आपका चाय। चाय जो है वो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय पदार्थ है, पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और देश और वर्षभर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुप्रवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों के चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखो श्रमिक लगे हुए हैं। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। किसकी सुरक्षा को? खाद्य सुरक्षा। खेतों में जितनी खाद दी जाएगी, फसल भी उतनी ही अच्छी तरह से उत्पन्न होगी। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जहाँ पर अधिक जनसंख्या है वो ऐसे देश कौन सी कृषि करते हैं? गहन कृषि करते हैं। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरी कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। रहा आता है कि क्या आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रह सकती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता हो और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुविधा उपलब्ध हो। अब आता है, पहले भारत के बारे में बताते हैं। भारत एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल एक गांव का एक छोटा सा किसान है। उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में ही है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों के बाजार से वर्षों में एकांतर पर खरीदता है और उसकी जो भूमि है उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर भी लेता है। यद्यपि उसमें कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों की जुताई कर परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं और समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेती की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी क्या देते हैं? सलाह देती है। कृषि के विभिन्न कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समिति से भी बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों के बारे में खरीदने के लिए क्या करता है? ऋण भी लेता है। वह उसके उत्पादन को निकट में शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसान के पास भंडारण सुविधाओं में कमी होती है, इसलिए वे बाजार में अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादन को बेचने के लिए क्या होते हैं? विवश होते हैं। हाल में कुछ सरकार के भंडार में सुविधा के विकास के कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। ये तो हो गए भारत के, मतलब एक विकसित देश के। अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक कैसा है? विकासशील देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा
राज्य में एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है और मृदा और जल संसाधन उस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, तब वह फसल उगाता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों के नियंत्रण में वह उपाय भी किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए क्या करता है, भेजता भी है। उसमें पर्याप्त पोषण है या नहीं है, यह भी परिणामों को वह होरन में वैज्ञानिक और उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह में जुड़ा हुआ है जो उसे उसकी खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता प्रयोग करने की उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर आदि का उपयोग कृषि संबंधी विभिन्न संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालन अन्य भंडार में संचित किए जाते हैं और बाजार अभिकरणों मतलब मार्केट एजेंसियों को भेजे जाते हैं। सरदार समयका में किसान के एक व्यवसाय की तरह ही काम करता है, ना कि एक खेती या किसान की तरह। तो देखा दोस्तों, भारत के और जो अमेरिका है उनके दोनों के फार्मर में कितना अंतर है। जो भारत का किसान है वह गरीब होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती है। वह या तो अपनी परंपरागत कृषि के द्वारा ही खेत में बीज बोता है बैलों के द्वारा, या फिर वो पढ़े लिखे कुछ गांव में लोग होते हैं उनसे जानकारी लेकर वो क्या करता है, अपनी कृषि करता है। और वह कृषि जो करता है उसको उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन जो सही तरह समय का है वहाँ पर बहुत सारी की मशीनें हैं, बहुत सारी फसल काटने की मशीनें वगैरह हैं, जांच करने के लिए बहुत सारी लैब हैं। तो उससे क्या होते हैं, उन्हें उनका अपना अनाज का सही से पैसे भी मिलते हैं और सही से उत्पादन भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ये कुछ क्वेश्चन है कि कृषि क्या है और उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, इसकी हानियाँ, रोपड़ कृषि किसे, ये आप करके लेके आना, आप करके देखना ये क्वेश्चन सारे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।